हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के बारे में बात करेंगे और डिविडेंड से जुड़े 10 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और साथ साथ में 10 ईयर का डिविडेंड और साथ में बोनस और डिविडेंड प्रोजेक्शन, इन सब के बारे में वीडियो में डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं। नंबर्स के साथ हम बातें करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला इंपॉर्टेंट नंबर 9 ईयर्स का डिविडेंड से शुरू करते हैं, इस बार 10 ईयर्स से पहले। क्यों, मैं आपको बताता हूं। 2013 में 1 रुपीज 3 पैसा का डिविडेंड था। अगर आप देखेंगे अभी इसको तो आपको 6 रुपीज 20 पैसे का डिविडेंड दिखाई देगा, लेकिन बाद में कुछ बोनस भी आए हैं और चूंकि बोनस आए हैं तो इसीलिए मैंने एडजस्टेड टू बोनस, अभी का जो भी शेयर प्राइस है उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट किया है। तो 1 रुपीज 3 पैसा का डिविडेंड है, नहीं तो 6 रुपीज 20 पैसा के आसपास का डिविडेंड था। ठीक है, अब लास्ट ईयर की बात करते हैं। 2022 में कितना डिविडेंड था? 8 रुपीज 40 पैसा का, और डिविडेंड ग्रोथ 26% का, बहुत ही अच्छा डिविडेंड ग्रोथ है। ये 9 ईयर का डेटा है। 10 ईयर का डेटा मतलब अब 2013 था, 2023 का डेटा हमें हम आ जाते हैं, तो आप देखिए डिविडेंड ग्रोथ 11% हो जाता है। कहां 26% था और उससे घटकर 11% हो जाता है। 2013 में तो ठीक है 1 रुपीज 3 पैसा का डिविडेंड एडजस्टेड टू बोनस, लेकिन 2023 में जो डिविडेंड है वो घट के 3 रुपीज हो जाता है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो प्रॉफिट्स हैं थोड़ा वोलाटाइल है, और उसके कारण से जो डिविडेंड जो है कंपनी का वो भी वोलाटाइल हो जा रहा है। अब वोलाटाइल क्यों हो जा रहा है? क्योंकि बिजनेस बहुत डिपेंड करता है मैक्रोस के ऊपर कि क्या ऑयल का प्राइस चल रहा है। अब 2022-23 में क्या हुआ था, एक बड़ा चैलेंज आ गया था। यूक्रेन जो रशिया लड़ाई हुई थी तो क्रूड के प्राइस बहुत बढ़ गए थे। तो जो मार्केटिंग जो है, अब मार्केटिंग मतलब क्या कि जो ऑयल है, पेट्रोल डीजल जो बेचा जाता है, वहां पर वो लॉस कर रहे थे। तो इसीलिए इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को ऐसा ही टफ टाइम देखने को मिला था। अगर यही वीडियो में लास्ट ईयर सोच लीजिए दिसंबर 2022 में बना रहा होता तो मैं आपको यही बता रहा होता कि अभी तो कंपनी लॉस में है। ये बिजनेस का नेचर ही है। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर परफॉर्मेंस बहुत ऑयल प्राइस पर डिपेंड करेगा, उसकी वोलेटिलिटी पर डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट डेटा पर आते हैं। शेयर प्राइस का क्या रिटर्न है? 35 रुपीज का शेयर प्राइस अगस्त 2013 में, और अभी कुछ देखेंगे आप तो ये देखिए 119 का एक शेयर का प्राइस है, और मार्केट कैप देखेंगे, लार्ज कैप कंपनी ऑलमोस्ट है 1.67 लाख करोड़, तो मार्केट कैप भी इनका अभी बढ़ा है, तो 12.6% का रिटर्न है। अब देखिए ये भी हमको अलग तरीके से एनालिसिस करना है, क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं तो 2 स्टेप 3 स्टेप और डीप में जाना चाहिए। अब ये तो मैंने एक पॉइंट बताया, क्योंकि देखिए मुझे 10 ईयर का डेटा एनालिसिस करना है, अगस्त 2013 है। अब ये चार्ट है लॉन्ग टर्म का। ये चार्ट में अगर मैं सोच लीजिए वीडियो बना रहा होता 6 ईयर का एनालिसिस 2017 से, तो फिर तो नेगेटिव रिटर्न हो जाता। क्योंकि देखिए जैसे आप देखिए अगस्त 2017 में कुछ 140-45 के आसपास में भी शेयर प्राइस था। ओके, तो ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए क्या जरूरी है कि उनकी बाइंग प्राइस के साथ कंपेयर किया जाए, तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रीक्वेंसी क्या है, कब डिविडेंड आ रहा है? तो हम हिस्टोरिकली देखेंगे, लास्ट ईयर ही छोड़ दीजिए, 2023 को छोड़कर हिस्टोरिकली पिछले कुछ सालों को हम देखेंगे तो डिविडेंड जनरली 2 बार आता है, फरवरी मार्च के समय में, और फिर फाइनल जो डिविडेंड है जुलाई अगस्त के समय में आता है। अब इस साल अभी दिसंबर महीने में मैं वीडियो बना रहा हूं, नवंबर के महीने में ही एक डिविडेंड आ चुका है 5 रुपीज का। तो एक तरीके से उन्होंने अपना जो हिस्टोरिकल जो चीज है उसको तोड़ा है, लेकिन अब देखना रहेगा कि क्या फरवरी मार्च में हिस्टोरिकली जैसे कुछ डिविडेंड आ रहा है, इंटरम डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है Q3 के जब रिजल्ट्स आएंगे, फरवरी में एक्सपेक्टेड है, तो उस समय में हमको डिविडेंड के बारे में पता चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट, डिविडेंड यील्ड क्या है? अब डिविडेंड यील्ड भी कुछ शेयर प्राइस की तरह ही है, ठीक है, जहां पर आपको अपने साथ ही कंपेयर करना है। मैं तो यहां पॉइंट टू पॉइंट या कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो शेयर प्राइस जैसे सोच लीजिए किसी के अगस्त 2013 किसी इन्वेस्टर का 35 के बाइंग प्राइस है, तो उस समय में कितना एडजस्टेड प्राइस था? 1 रुपीज 3 पैसा, तो 3% की यील्ड बैठ रही थी। अब 2023 में देखेंगे 3 रुपीज का डिविडेंड आया तो 8.57% की यील्ड। 9 ईयर का देखेंगे 2022 में तो बहुत अच्छा डिविडेंड था, 8 रुपीज 40 पैसा का डिविडेंड था, तो 24% की यील्ड हो जा रही है। तो इंडियन ऑयल शॉक भी कर रहा है और सरप्राइज भी कर रहा है। 24% की यील्ड दोस्तों, सोच लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 2013 में खरीदा है तो बहुत ही अच्छी यील्ड कही जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इंडियन ऑयल की एक इंटरेस्टिंग चीज रही है। जब उनके बिजनेस को जब भी हम एनालिसिस करते हैं, आप बिजनेस एनालिसिस पर और ज्यादा फोकस कर सकते हैं। हम केस स्टडीज लाते हैं डिविडेंड से रिलेटेड, और इनफैक्ट म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट क्या उनकी बाइंग है, इन सब से रिलेटेड हमारा जो लर्निंग ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, वहां कंटेंट शेयर करते हैं। प्योर लर्निंग ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। इस बिजनेस एनालिसिस, म्यूचुअल फंड और डिविडेंड से रिलेटेड डिटेल्स के लिए आप चेक कर सकते हैं। 3700 से बड़ी की कम्युनिटी है। अब नेक्स्ट, बोनस आ रहा है कि नहीं? तो देखिए अगर ये लास्ट 10 ईयर्स में देखेंगे तो 3 बार बोनस आया है। 2016 में 1:1, 18 में 1:1, और लास्ट ईयर ही 1:2 के रेशियो में। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है? तो देखिए 2013 के समय में आप देखेंगे कुछ 30% का पे आउट था, और 2023 में
अब देखेंगे तो 50% का पे आउट। पे आउट क्या होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है उसमें से कितना परसेंटेज वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रही है, मतलब 100 में 50 रुपीज डिविडेंड, और फिर बाकी का जो 50 रुपीज होगा उसका फिर अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए या फिर रिपेमेंट के लिए कुछ अलग अलग यूज के लिए कंपनी यूज कर सकती है। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज हुआ है। कॉम्पिटिटर्स को देख लेते हैं। कॉम्पिटिटर कौन है? भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो दोनों का जब हम देख रहे थे तो हमको बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिली थी। तो रेंज दोनों ही के केस में 30 to 50% हमको देखने को मिला है। तो बहुत रिसेंट में हम टारगेट करेंगे कि इनको भी हम लोग डिटेल में फोकस में इनका भी एनालिसिस करें, और कोई दूसरी भी कंपनी आप चाहते हैं तो मुझे जो कमेंट सेक्शन है मुझे बताइएगा, मैं उन पर भी डिविडेंड एनालिसिस कर दूंगा। नेक्स्ट है, क्या डिविडेंड में कंसिस्टेंसी है कि नहीं? तो ये बात बहुत अच्छी है इंडियन ऑयल के केस में कि डिविडेंड में कंसिस्टेंसी है। हर साल उनका प्रॉफिट्स है तो हर साल उन्होंने डिविडेंड को भी डिक्लेयर किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर बहुत टफ था। इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर ये दिसंबर महीना में भी अगर आप पूछते कि क्या डिविडेंड आएगा तो मेरा शायद जवाब होता कि नहीं, डिविडेंड बहुत मुश्किल है, कंपनी लॉस में थी। लेकिन फिर उन्होंने जो है जनवरी टू मार्च बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था और प्रॉफिट किया, और उसके बाद उन्होंने डिविडेंड भी दिया। 3 रुपीज का डिविडेंड ऐसे सुनने में कम लग सकता है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड अच्छा पे किया था क्योंकि बहुत ही खराब माहौल थे। 2 क्वार्टर ऑलमोस्ट वो लॉस में थे। ठीक है, तो इसीलिए कंसिस्टेंसी है, लेकिन डिविडेंड में वोलेटिलिटी है। अब ये इसको मतलब क्या है कि लेट्स से मैं यहां पर 1 लाख इन्वेस्ट करता हूं हाइपोथेटिकली, ठीक है, और मैं ऐसा सोचूं कि ठीक है मुझे हर साल 10,000 का डिविडेंड मिलेगा, तो गलत सोच है। ठीक है, यहां पर किसी साल मुझे 15,000 भी डिविडेंड मिल सकता है, किसी साल मुझे 3,000 भी डिविडेंड मिल सकता है। वोलेटिलिटी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आईटीसी पर डिविडेंड पर वीडियो बनाया था, तो हमने देखा था कि स्टेडीली वो उनका जो बिजनेस है, एफएमसीजी का जो बिजनेस है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, डिविडेंड भी धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। लेकिन यहां वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और 2023 अभी का जो साल है बहुत ही बढ़िया साल है। एक हम लोग को सबसे पहले तो एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग के कुछ एस्टिमेट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो एस्टिमेशन में मैंने एक एस्टिमेशन ऐसा लिया है कि 50% का पे आउट रेशियो अगर होता है तो ओके। और 6 महीने का हम लोगों के पास डेटा आया है अप्रैल टू सितंबर, तो उनका ईपीएस है 18.9। ईपीएस आप कहां से बाहर कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, ये देखिए, ये जून और सितंबर के, यहाँ जो है स्क्रीनर में, तो इनफैक्ट मैं स्टैंड अलोन कर देता हूं। ठीक है, हाँ स्टैंड अलोन बेटर रहेगा। ये स्टैंड अलोन डेटा आ गया, तो कितना आ रहा है ये देखिए, 9.74 और 9.18। ठीक है, तो 18.92 हो रहा है। ओके, अब ये तो नोन है, और ये 18.92 में ऑलरेडी 5 रुपीज का डिविडेंड तो पे हो चुका है। ओके, अब H2 का मतलब क्या? अक्टूबर टू मार्च, ये 6 महीने में क्या प्रॉफिट होगा, अब ये अननोन है, किसी को नहीं पता। ये हमको कब पता चलेगा? नेक्स्ट ईयर मई के महीने में पता चलेगा। ओके, तो यहां पर अब एस्टिमेट ही कर सकते हैं। अब मैं वर्स्ट टू वर्स्ट में लेता हूं कि लेट्स से 18.92 मतलब 19 पकड़ लीजिए, ज्यादा ईपीएस हुआ नहीं, सिर्फ 20 का ही ईपीएस रहा, मतलब सोच लीजिए नेक्स्ट 6 महीने कुछ प्रॉफिट किया ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो 20 का अगर ईपीएस रहता है और 50% का पे आउट, तो 10 रुपीज का डिविडेंड फाइनल हो सकता है। तो 5 रुपीज अभी हो चुका है, तो और 5 रुपीज बढ़ सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट केस है ईपीएस 25 होता है तो 12 रुपीज 50 पैसा, और बहुत ही अच्छे क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ जाते हैं। ये 19 रुपीज यहां पर हो गए, और फिर सोच लीजिए और 11 रुपीज का ईपीएस हो जाता है। तो 30 का अगर ईपीएस हो जाता है और 50% का पे आउट होता है तो 15 रुपीज का डिविडेंड। अगेन पे आउट अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फिर जो मैक्रो क्या सिचुएशन है उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो लेट्स से मैं 40 to 50% भी अगर पे आउट लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर 30 का ईपीएस होता है तो एक 12 से 15 रुपीज का एक रेंज सोचा जा सकता है। बट इसमें कुछ अननोन भी है। पहला, पे आउट रेशियो फाइनल क्या रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि नहीं 50% नहीं, चलो 40% रखते हैं या 30% रखते हैं, तो पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। और H2 का प्रॉफिट हम कितना सोच रहे हैं? 20, 25, 30 सोच रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट उससे ज्यादा आ गया तो हो सकता है ज्यादा डिविडेंड आ जाए, या फिर इनफैक्ट अगर क्रूड के प्राइस देखिए, मैं देखता हूं हर दिन कुछ ऊपर नीचे होता है। अगर नीचे गिर गए तो ठीक है, लेकिन अगर फिर से ऊपर बढ़ जाते हैं तो फिर तो पूरा ये कैलकुलेशन हिल जाएगा। ठीक है, बट एक एस्टिमेशन है, इसको आप ऐसा मत सोचिए कि ओके कि इतना डिविडेंड आएगा ही आएगा, जैसे एफडी में होता है कि 1 लाख का एफडी किया है, 8% है तो 8,000 प्लस कुछ इंटरेस्ट और जो है मिलेगा ही। नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फाइनल पे आउट ईपीएस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बट यस एक एस्टिमेट हम लोग यहाँ पर जो है वर्स्ट केस में भी, जैसे अभी 5 रुपीज का तो आ ही चुका है, तो एक एस्टिमेट यहां पर हम कर सकते हैं कि ठीक है, ये अगर ईपीएस 20 रहता है, पे आउट 50 रहता है, तो 10 टू जो है 15 का रेंज में जो है डिविडेंड रहने का उम्मीद है। अब नेक्स्ट है फरवरी मार्च का महीना, फिर देखते हैं कि क्या डिविडेंड यहां पर आता है। आपके क्या एस्टिमेशन है, प्रोजेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।